अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम कम्प्लेक्स एनालिसिस बाय डेनिस जीजिल इनकी बुक से आर्टिकल नंबर 1.4 पावर्स एंड रूट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आर्टिकल नंबर है हमारे पास 1.4। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आपके पास ये बुक लाजमी होनी चाहिए, बुक नहीं है तो इसकी ईज़िली आपको PDF फाइल जो है वो मिल जाएगी। आप सॉफ्ट कापी से ही इस चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं साथ साथ रीडिंग करी जाऊंगा और साथ साथ चीज़ें आपको यहाँ पे समझाई जाऊंगा। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। कहता है रिकॉल फ्राम अलजबरा। अलजबरा से अगर हम रिकॉल करें तो कहता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 4, जो 4 का स्क्वायर रूट है ना, अगर हम इसको फाइंड करना चाहें तो देखें स्क्वायर रूट 4 को मैं सिंपली इस तरह भी लिख सकता हूँ और स्क्वायर रूट 4 को ना यानी कि 2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ और इसको मैं -2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट भी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 4 को 2 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, 4 को -2 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। तो ये इससे कैंसिल होकर आंसर आ गया 2 और ये इससे कैंसिल होकर आंसर आ गया -2। कहता है कि 4 का जो स्क्वायर रूट है ना, हमारे पास ये दो नंबर्स आते हैं, एक +2 आता है और एक -2 आता है। ठीक है, तो कहता है इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में द 2 स्क्वायर रूट्स ऑफ 4 यानी कि 4 के जो 2 स्क्वायर रूट्स आए हैं आर डिस्टिंक्ट सोल्यूशन, अलग-अलग चीज़ें हैं ऑफ द इक्वेशन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4। कहता है इस इक्वेशन की, यानी कि अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करना चाहें तो लिख देते हैं ना ओमेगा इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट। कहता है अब 4 का स्क्वायर रूट ना दो चीज़ें आएंगी, एक +2 और एक -2। ठीक है, तो इस चीज़ को अलग-अलग करने के लिए इस वजह से हम यहाँ पे प्लस माइनस लगाते हैं। कहता है इसी तरह अगर हम ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 27 ले लेना, अगर इस वाली चीज़ को ले लें तो यहाँ से हमारे पास 3 आंसर निकल के आएंगे। ठीक है, 3 आंसर कौन कौन से होंगे? रियल में तो ये वाला आ जाएगा एक 3। ठीक है, बाकी दो इमेजिनरी में आएंगे जिसके हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का नाम दे देते हैं, यानी कि -1 स्क्वायर रूट -3 एओटा ओवर 2 और एक -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 एओटा बाई 2। तो कहता है ये 3 हमारे पास रूट निकल के आएंगे। ठीक है, डिस्टिंक्ट है और ये हमारे पास एक रियल में है, दो इमेजिनरी में है। कहता है इसी तरह सोन बढ़ाते जाएं तो अगर ओमेगा की पावर n इज इक्वल टू जी की बात करें तो इसके हमारे पास n सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कितने, यहाँ पे पावर 2 थी तो 2 हमारे पास आए थे, पावर 3 है तो 3 हमारे पास आए हैं और पावर n होगी तो हमारे पास n रूट्स निकल के आएंगे। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह पढ़ेंगे कि अ नंबर ओमेगा, इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे इस तरह, अ नंबर ओमेगा या अ नंबर w is an nth root of a non-zero, ज़ीरो नहीं होना चाहिए बस वो कम्प्लेक्स, नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर। और यहाँ पे जो n आ रहा है, n हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, कहता है यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये अगर w है तो w हमारे पास nth रूट ऑफ नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर z का है। ठीक है, नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर। अगर यहाँ पे 27 की बात की जाए तो ये भी 27 + 0 एटा लिखा हुआ है ना। अगर यहाँ पे हम 4 की बात करें तो 4 भी तो हमारे पास 0 + 4 + 0 एटा लिखा हुआ था ना, तो ये भी हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर होगा। तो ओमेगा की पावर ओमेगा w की पावर n इज इक्वल टू जी, इसका मतलब है कि ये nth रूट है हमारे पास एक नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर का। कहता है इसी तरह अगर आप फ़र्ज़ किया कि एक कम्प्लेक्स नंबर ये वाला ले लें, जी इज इक्वल टू एओटा, ये हमने कम्प्लेक्स नंबर ले लिया है। ठीक है, अगर हमने ये वाला एक कम्प्लेक्स नंबर ले लिया है तो अगर इसके जो हमारे पास रूट निकल के आएंगे वो हमारे पास एक w1 आएगा जो कि है 1/2 स्क्वायर रूट 2 और +1/2 स्क्वायर रूट 2 एओटा, और इसका एक रूट हमारे पास ये वाला होगा कि -1/2 स्क्वायर रूट 2 और -1/2 स्क्वायर रूट 2 एओटा। कहता है इसके दो रूट्स निकल के आएंगे ये वाले। ठीक है, अब कहता है क्योंकि अगर आप ओमेगा 1 का भी स्क्वायर लें तो वो भी एओटा के इक्वल आएगा यहाँ पे, और ओमेगा 2 का भी स्क्वायर लें तो वो भी हमारे पास एओटा के इक्वल ही निकल के आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 39 में भी देख के आए थे। ठीक है, तो आप वहाँ पे इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि हमने इसके लिए दो रूट्स निकाले थे, एक ये वाला और एक ये वाला। अब हम n रूट्स की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम हेडिंग लगा लेते हैं आपके बुक के अकॉर्डिंग रूट्स। ठीक है, वो कहता है सपोज जी हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, जी आ गया हमारे पास r cos थीटा प्लस एओटा साइन थीटा, ये हमारे पास पोलर फॉर्म में है। तो ये हम डिटेल से पिछले लेक्चर्स में डिस्कस करके आए। एक हमारे पास w आ गया जो कि एक और कम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि वो आ गया रो कोस फाई और प्लस एओटा
साइन फाई। ये हमारे पास पोलर फॉर्म में दो कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे ऊपर कहा था अब n रूट्स की बात करने लगे हैं, किसकी, n रूट्स की। तो ये आ जाएगा w की पावर n इज़ इक्वल टू z, ठीक है। वैल्यूज़ पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा रो मल्टीप्लाई बाय कोस फाई प्लस एओटा साइन फाई, और इस सारे की पावर n और इज़ इक्वल टू z, यानी कि r कोस थीटा और प्लस एओटा साइन थीटा। ये पावर लहदा आ जाएगी, रो की पावर n लहदा हो जाएगी और आ जाएगा कोस थीटा और प्लस आयोटा साइन थीटा, और इसकी पावर n और मल्टीप्लाई बाय r कोस थीटा और प्लस एओटा साइन थीटा। अब यहाँ से देखिए अगर कंपेयर करें तो ये चीज़ इसके इक्वल आएगी और ये वाली चीज़ जो है ये इसके इक्वल आएगी। तो ये हमारे पास रो की पावर n इज इक्वल टू आ जाएगा r के, और यहाँ से आ जाएगा कोस थीटा कोस फाई है, कोस फाई प्लस एओटा साइन फाई, इसकी पावर n जो है ये इक्वल आएगी कोस थीटा और प्लस एओटा साइन थीटा, इसके इक्वल आ जाएगी, ठीक हो गया। अब अगर यहाँ से हम देखें तो हम ना यहाँ इसके साथ 1 भी तो लिखा हुआ है ना अगर हम चाहें तो, ठीक है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करें। अब एक हम डिमावियर्स थ्योरम पढ़ के आए थे। डिमावियर्स थ्योरम कहता था कि अगर हमारे पास इस तरह चीज़ लिखी हो तो पावर जो है ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो कोस फाई एन आ जाएगा, ये एन फाई आ जाएगा प्लस एओटा साइन एन फाई आ जाएगा बाय यूजिंग डिमावियर्स थ्योरम, और ये आ जाएगा कोस थीटा प्लस एओटा साइन थीटा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें तो कोस थीटा और साइन थीटा का जो पीरियड है वो कितना होता है, 2 पाई, तो यानी कि 2n पाई होता है, यानी कि n की कीमत पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पे n की कीमत जो मर्जी रखी जाए तो ये हमारे पास दोबारा आंसर वही आ जाएगा, वही आ जाएगा। तो ये एक थीटा पे बात की जा रही है, लेकिन इन जनरल हमने सभी थीटा की बात करनी है, तो ये आ जाएगा कोस n पाई प्लस एओटा साइन n फाई इज इक्वल टू कोस, ये n थीटा प्लस 2k पाई बन जाएगा, थीटा प्लस 2k पाई कह लें या 2n पाई कह लें। तो यहाँ पे n की जगह n पहले से यूज़ हो रहा था, मैंने k कह दिया, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा प्लस एओटा और साइन थीटा प्लस 2k पाई, ठीक है, क्योंकि n पहले से यूज़ हो रहा था इस वजह से मैंने यहाँ पे k यूज़ कर लिया है। अब ये क्या होगा, यहाँ से कि हम एंगल को कंपेयर करेंगे, यानी कि एंगल को नहीं बल्कि ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो एक कम्प्लेक्स नंबर अगर z1 a1 प्लस एओटा b1 है और एक कम्प्लेक्स नंबर z2 a2 प्लस एओटा b2 है, अगर मैं कहूँ z1 इज इक्वल टू है z2 के, तो इसका मतलब क्या है कि इसके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स सेम रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली चीज़ इसके इक्वल है, क्योंकि ये दोनों आपस में चीज़ें इक्वल है। तो आ जाएगा कोस n फाई इक्वल आ गया कोस थीटा प्लस 2k पाई के। और इसी तरह यहाँ से अगर साइन की बात करें तो साइन n फाई इक्वल आ जाएगा साइन थीटा प्लस 2k पाई के। अब ये कोस उधर जा कोस इन्वर्स हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा n फाई इज इक्वल टू थीटा प्लस 2k पाई, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं फाई की वैल्यू मालूम करना चाहूँ तो आ जाएगा थीटा प्लस 2k पाई ओवर n, ठीक है। ये हमारे पास फाई की वैल्यू आ गई। यही चीज़ हम यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, साइन से गया और फाई की वैल्यू आ जाएगी थीटा प्लस 2k पाई डिवाइडेड बाय n, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू आ गई। अब यहाँ से अगर मैं r की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ, रो की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ, तो रो इक्वल आ जाएगा, दोनों तरफ मैंने पावर 1 ओवर n ले ली, इस तरफ भी पावर 1 ओवर n, इस तरफ भी पावर n, ये आ गया, ठीक है। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि रो की पावर n हमारे पास r के इक्वल था, दोनों तरफ हमने nth रूट ले लिया, ठीक है। तो दोनों तरफ हमने nth रूट, ये इसके साथ कैंसिल होकर रो की वैल्यू आ गई ये nth रूट, ठीक है। तो ये वाली दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब ये वाली दो वैल्यूज़ किसकी आई हैं, अब ये वाली दो वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में क्यों पुट करेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मैंने ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कहा था, तो ये जो ओमेगा का एक आंसर आया 2 और एक -2, यानी कि सिंपली अल्फाज में आपको समझाता हूँ, अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है तो यानी कि एक्स की वैल्यू +-2 आएगी। अब ये एक्स की वैल्यू आई है, इस वैल्यू को मैं x1 का नाम दे देता हूँ जो कि 2 है, एक वैल्यू को मैं x2 का नाम दे देता हूँ जो -2 है, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ किसकी आती है, इस वाले की आती है जो यहाँ पर लिखा होता है। अगर यहाँ पे ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 27 था तो जो तीन वैल्यूज़ आई वो किसकी आई, ओमेगा की आई, जिसको ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 का नाम दिया जाएगा, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो ये देखें, ये भी W1 W2, ये ओमेगा नहीं है W है, ठीक है, ये W। और इसी तरह अगर ये W की पावर
n इज इक्वल टू जी है, तो जो आंसर निकल के आएंगे, यानी कि इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, w इज इक्वल टू जी की पावर 1/n, दोनों तरफ nth रूट निकल ले लिया, तो ये जो वैल्यूज़ आएंगी किसकी आएंगी, w की आएंगी। ठीक है, तो मैंने w की वैल्यू निकालनी थी, लेकिन मुझे रो का नहीं था पता, मुझे फाई का नहीं था पता, तो रो और फाई की वैल्यूज़ मैंने यहाँ से निकालनी है। अब ये मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा। इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये वाली थी, यानी कि ये वाली थी कोस फाई और प्लस एओटा साइन फाई है। ठीक है, जब ये हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आ जाएगा ये, और इसके ऊपर ये वाली, और आ जाएगा कोस फाई की वैल्यू कितनी है, फाई की वैल्यू ये वाली है, तो आ जाएगा थीटा प्लस 2k पाई और डिवाइडेड बाय n, और प्लस एओटा साइन थीटा प्लस 2k पाई डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, w की। अब जिस तरह मैंने आपसे कहा, दोबारा मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि अगर हमारे पास w इज़ इक्वल टू w की पावर 3 इज़ इक्वल टू 27 होता, तो यहाँ पे 3 वैल्यूज़ निकल के आनी थी, जिसको मैंने w1 का नाम दे देना था, 3 w2 का नाम दे देना था, यानी कि -1 माइनस के रूट 2 एटा बाई 2, और w3 का नाम दे देना था -1 प्लस के रूट 3 एटा बाई 2। ठीक है, तो ये w1 w2 w3, बिल्कुल इसी तरह ये w लगाने के लिए मैं यहाँ पे k यूज़ हो रहा था, मैं wk का नाम दे देता हूँ, तो wk इज इक्वल टू आ जाएगा, wk का नाम दे दूंगा, ये आ जाएगा कोस थीटा प्लस 2k पाई डिवाइडेड बाई n, और प्लस एओटा साइन थीटा प्लस 2k पाई डिवाइडेड बाय n आ जाएगा। तो ये मैंने k लगा दिया, तो k की वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक हो सकती है, तो देखिए पावर कितनी थी, पावर हमारे पास 3 थी, तो वैल्यू 1 से लेके 3 तक हुई। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहता हूँ नहीं, मैंने 1 2 जो है ना, मैंने 1 2 जो है वो 1 2 से नहीं स्टार्ट करनी, मैंने 0 से स्टार्ट करनी है, फिर ये w1 w0 w1 w2 हो जाना था, और यहाँ पे भी ये फिर k की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, अगर पावर n सी ना वहाँ पे, तो ये k की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, 1 2 कहाँ तक जाएगी, n-1 तक जाएगी। ठीक है, यानी कि देखें जितनी पावर n होती है ना, यहाँ पे n की वैल्यू 3 थी, तो k 0 से लेके 2 तक गया। ठीक है, तो यहाँ पे पावर कितनी है, n पावर है, तो k जो है वो 0 से लेके n-1 तक जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास k की वैल्यू है, तो ये वाली चीज़ हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि मैं नेक्स्ट पेज पे मैं यानी कि साफ़ करके दिखाता हूँ आपको, लिखता हूँ ये दोबारा क्वेश्चन, दोबारा इसको यानी कि एक दफ़ा अंडरस्टैंड कर लें कि ये चीज़ हमारे पास कैसे आई। देखें दोबारा, हमने कहा था कि w की पावर n इक्वल है z के। ठीक है, और ये z इज इक्वल टू आ जाएगा, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/z की पावर 1/n के। ठीक है, 1/n के। तो आगे हम इसको सोल्व करते गए, तो हमारे पास w की जो वैल्यू आई है वो है r के ऊपर ये वाली चीज़, और आ जाएगा cos थीटा प्लस 2k पाई और डिवाइडेड बाय n, और ये आ जाएगा प्लस एओटा साइन थीटा प्लस 2k पाई डिवाइडेड बाय n। अब समझ आ गई, यानी कि और k की वैल्यू जो है वो 0 से लेके कहाँ तक जाएगी, 0 1 2 से लेके n-1 तक जाएगी। अब यही चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख के दिखाता हूँ, जैसे यानी कि अब मैं कह देता हूँ w की पावर 4 इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। ठीक है, 1 + 0 एओटा, तो यहाँ से अगर हम बात करें ये क्या बन जाएगा, w की पावर w इज इक्वल टू 1/4 बन जाएगा ना, दोनों तरफ हमने 4th रूट ले लिया। अब यहाँ से 4 आंसर निकल के आएंगे, कितने, 4 आंसर, कौन कौन से होंगे। अब फिर हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, जब ये क्वेश्चन करेंगे ना आपको सारी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से 4 आंसर निकल के आएंगे, जब k की वैल्यू मैं 0 पुट करूँगा तो आंसर कुछ आएगा, k की वैल्यू 1 पुट करूँगा आंसर कुछ आएगा, 2 पुट करूँगा आंसर कुछ आएगा, 3 पुट करूँगा तो आंसर कुछ आएगा। ठीक है, एट द एंड k की 4 वैल्यूज़ के लिए हमारे पास एक w0 एक w1 एक w2 एक w3 के आंसर आएंगे। पता नहीं इनमें से किसी का आंसर 1 आएगा, किसी का -1 आएगा, किसी का एओटा आएगा, किसी का माइनस एओटा आएगा। अब w1 w2 w3 w4 किसका ये वाला आंसर आएगा मुझे नहीं पता, वो जब वैल्यूज़ पुट करूँगा ना तो उस वक्त आएगा। तो जब एक काउंटर एग्जांपल इतने ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे उस वक्त आपको समझ आ जाएगी। लेकिन एट द एंड ये सारे आंसर किसके आए हैं, ये इस वाली चीज़ के आए हैं, तो ये देखें। ठीक है, तो इस तरह ये आंसर आ जाएंगे। जब k की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो जब यहाँ पर k की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो इनमें से एक आंसर आ जाएगा, 1 पुट करूँगा इनमें से एक आंसर आ जाएगा, 2 पुट करूँगा एक आंसर आ जाएगा, 3 पुट करूँगा आंसर, तो ये वाले एट द एंड आंसर बनेंगे। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल से ये सारी चीज़ जो है ना ये समझते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से क्वेश्चन की समझ आ सके। ठीक है, अब देखें एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1, वैसे ये देख लें ये हमारे पास nth रूट आ गया है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1, यहाँ से सारी समझ आ जाएगी। एग्जांपल नंबर 1 में कहता है
कहता है जी इज इक्वल टू एयोटा है, ठीक है ना। इसका आप क्या फाइंड करें, फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ, कहता है इसके 3 क्यूब रूट्स फाइंड करें। फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ जी के 3 क्यूब रूट्स फाइंड करें। इसका मतलब क्या है, हम लेट करेंगे, लेट w की पावर 3 इज इक्वल टू जी, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, जी इज ओमेगा इज इक्वल डब्ल्यू इज इक्वल टू जी की पावर 1/3 बन जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा 0 प्लस एयोटा, ठीक है, 0 प्लस एयोटा इसकी पावर 1/3। पहले इसको हम क्या लेके आएंगे, पोलर फॉर्म में लेके आएंगे, क्योंकि ये फार्मूला हमारे पास पोलर फॉर्म में है। तो पोलर फॉर्म में अगर लेके आना हो तो 1.3 एक्सरसाइज में डिटेल से ये चीज़ सीख के आए हैं, ठीक है। 1.3 क्या कि अगर हमारे पास जी इज इक्वल टू 0 प्लस 1 एयोटा लिखा हुआ है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे y की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो r की वैल्यू अगर हमने फाइंड करनी हो तो कैसे आएगी, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, तो आ जाएगा 0 प्लस 1 का स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट, आंसर आ गया 1। ये किसकी कीमत आ गई, r की। अब हम अल्फ़ा की कीमत निकालने लगे हैं, tan इनवर्स y ओवर x होता है, तो y 1 है ओवर x है, तो tan इनवर्स 1 हमारे पास π/2 होता है, ठीक है। और अगर हम बनाएंगे तो ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट ही है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/2 आ गई, ठीक है। अब हमारे पास जो यहाँ पे यूज़ होता है, यानी कि w किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे देखें w किसके इक्वल आ जाएगा, r कोस, यानी कि ये फार्मूला होता है हमारे पास g का, g इक्वल होता है r कोस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा। जब ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे तो आ जाएगा g इज इक्वल टू, r की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 कोस थीटा की वैल्यू π/2 है, और प्लस एयोटा साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, π/2 है, ठीक है। ये वाली चीज़ आ गई। और अब ये देखें, जब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आ जाएगा ओमेगा w इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई कोस π/2 और प्लस एयोटा साइन π/2, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी, इसकी पावर ये ऊपर लिखी हुई है 1/3 आ जाएगी, ठीक है। w इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम क्या लगाने लगे हैं, यानी कि यहाँ पे जो एंगल आएगा ना वो ये नहीं आएगा, वो दूसरा आएगा w वाला, जो कि हम लेट करके आए थे। तो हमारे पास क्या ये हम प्रूव वाले तरीके के तौर पे चले, ठीक है, ये हम प्रूव वाले तरीके के तौर पे चले, जैसे हमने प्रूव किया था ना, हम उस तरीके से चले हैं। यानी कि ये देखें, ये स्टार्टिंग पे जो हमने प्रूव किया था ना, ठीक है, इस तरीके से हम इसको लेके चले हैं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए, बगिरना ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं ना, ये वाली वैल्यूज़ आ गई हैं, क्या, थीटा की वैल्यू π/2 आ गई है और r की वैल्यू 1 आ गई है। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। जब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, जो हमारे पास फार्मूला निकल के आया था वो ये वाला था, ठीक है, कोस थीटा प्लस 2k पाई और डिवाइड में आ जाएगा n, और प्लस एयोटा साइन थीटा प्लस 2k पाई और डिवाइड में आ जाएगा n। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगी। तो ये आ जाएगा, r की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे n की जगह पे 3 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हम w3 लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू π/2 आई है, π/2 और प्लस 2k पाई और डिवाइड में आ जाएगा n की वैल्यू 3 है, और प्लस एयोटा साइन π/2 प्लस 2k पाई और डिवाइड में आ जाएगा 3, ठीक हो गया। अब यहाँ से देखें, ये तो 1 हो गया, तो बाकी यहाँ से क्या बचा, कोस, ठीक है, कोस π/2 और π/2 और प्लस 2k पाई हो गया, और बटे में आ गया कितना, 3 आ गया, और प्लस एयोटा साइन π/2 प्लस 2k पाई और डिवाइड में आ गया 3। अब 3 है तो k की वैल्यू जो है वो कहाँ से जाएगी, 0 1 2 तक जाएगी, ठीक है। जब k की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा w0, k की वैल्यू कितनी पुट की, 0, तो ये आ जाएगा π/2, k की वैल्यू 0 पुट की, 0 हो गया, बटे में आ गया 3, और ये बन गया एयोटा साइन, k की वैल्यू 0 पुट की तो ये भी π/2 प्लस 0 और बटे में आ गया 3। तो ये हमारे पास बनेगा कोस π/6 प्लस एयोटा साइन π/6 बन जाएगा, ठीक है। कोस π/6 के इक्वल होता है स्क्वायर रूट 3/2 और प्लस साइन π/2 होता है 1/2 के, ठीक है। तो ये हमारे पास w0 एक आंसर आ गया, ठीक है। अब हम k की वैल्यू 1 पुट करेंगे, k की वैल्यू 1 पुट की तो ये हमारे पास आ जाएगा कोस 1 पुट की तो ये बन जाएगा π/2 और प्लस 1 पुट की, 2 1 बार 2 प्लस 2 पाई और बटे में आ जाएगा 3 और प्लस एयोटा साइन 1 पुट की तो ये यहाँ पे भी यही एंगल बनता होता है, एंगल दोनों का सेम ही आता है, ठीक है। तो ये अगर आप देखें तो 2 बार 4 5 π/2 आ जाएगा, कोस 5 π/2 और वो 2 इस 3 से मल्टीप्लाई हो गया 6 बन जाएगा, प्लस एयोटा साइन
5π/6 आ जाएगा। तो अब इसको अगर एवेलुएट करेंगे तो ये -√3/2 आएगा और प्लस एयोटा एग्जाम्पल पे ये सारा लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला चीज़ आ जाएगा। अब ये हमारे पास दूसरा रूट आ गया। तीसरा रूट अगर हमने निकालना हो तो ये कोस, अब वैल्यू कितनी पुट करेंगे, के की जगह पे 2 पुट करेंगे। 2 पुट किया तो 2 बार 4π, ठीक है, तो ये बन जाएगा π/2 प्लस 4π/3 और प्लस एयोटा साइन π/2 प्लस 4π/3। तो यहाँ से ओमेगा 2 W2 हमारे पास आ जाएगा cos 4 2 बार 8π और 1 9π, 9π/2 तो बटे में 3 है तो 3 2 बार 6 हो जाएगा और प्लस एयोटा साइन ये भी 9π/6 बन जाएगा। 3 2 बार 6, 3 3 बार 9 3π/2, 3 2 बार 6, 3 3 बार 9 3π/2। तो cos 3π/2 हमारे पास इक्वल होता है 0 के और प्लस एयोटा साइन π/3 हमारे पास -1 के इक्वल होता है, तो ये माइनस एयोटा आ जाएगा। तो हमारे पास 3 आंसर निकल के आए इसके, कौन कौन से, यानी कि एक ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला। अब जहन में एक क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या के की वैल्यू 0 से लेके हमने 2 तक पुट की, 3 पुट करूँगा तो वो भी तो कोई ना कोई आंसर आएगा ना, 4 पुट करूँगा वो भी तो कोई ना कोई आंसर आएगा, 5 पुट करूँगा तो वो भी तो कोई ना कोई आंसर आएगा ना। आंसर आएंगे लेकिन वो दोबारा यही आ जाएगा। अब के की वैल्यू 3 पुट करोगे दोबारा यही आंसर आ जाएगा, के की वैल्यू 4 पुट करोगे ये आ जाएगा, 5 पे ये, 6 पे ये, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि ये सिस्टम चलता जाएगा बार बार। तो हमारे पास यही 3 आते हैं। अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है। क्या होमवर्क? होमवर्क के तौर पे ये है कि अब आपने ये वाली चीज़ लेके चलनी है 1 + 0 एयोटा, यानी कि जी आपने ये लेके चलना है, ठीक है ना, ये वाली चीज़ लेके चलनी है। तो ओमेगा की 4 इज इक्वल टू जी, यानी कि ये हमारे पास अब आपने फाइंड करना है, ठीक है। यानी कि इसको पोलर फॉर्म में पहले लेके आइए, पोलर फॉर्म में लेके आके फिर ये वाला फार्मूला यूज़ करें तो आप देखेंगे एट द एंड आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो ना 1 आएगी, -1 आएगी, एयोटा आएगी और माइनस एयोटा आएगी, ठीक है। तो यही आंसर आएंगे इसका एट द एंड, ठीक हो गया। तो ये आप बचपन में भी इसको कैलकुलेट करना, यानी कि इसको निकालना आपने सीखा था, इसी से भी यही आंसर आएंगे। लेकिन इस तरह के कम्प्लेक्स नंबर के रूट फाइंड करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से फिर ये वाला फार्मूला हर किसी के लिए अप्लाई करते हैं। ये तो हम फार्मूला लगाए बगैर भी निकाल सकते हैं ना ये वाले, लेकिन आप लोगों ने इस पर फार्मूला यूज़ करना है और देखिएगा यही आंसर आएंगे। जब वैल्यू के की 5 पुट करोगे दोबारा यही आंसर आ जाएगा, 6 पुट करोगे दोबारा ये, 7 8 ये, दोबारा 9 पुट करोगे ये, ठीक है। इस तरह ये रिपीट होते जाते हैं। अब ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट हुई। अब देखें, अब यहाँ पे आ जाता है प्रिंसिपल nth रूट, प्रिंसिपल nth रूट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ प्रिंसिपल nth रूट। के की वैल्यू जो 0 होती है ना, यानी कि जो सबसे पहली वैल्यू होती है के की वैल्यू 0, जब वो पुट करेंगे ना वहाँ से जो रूट निकल के आएगा जो कि W0 निकल के आया था, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल रूट, ठीक है। इसको कहते हैं प्रिंसिपल nth रूट, ठीक हो गया। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रिंसिपल आर्गुमेंट के बारे में हमने पढ़ा था कि ये देखें, ये हमारे पास क्वाड्रेंट होता है ना, यानी कि तो यहाँ से लेके यहाँ तक पाई पॉजिटिव में इस तरफ जाना और यहाँ से लेके यहाँ तक नेगेटिव में, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक नेगेटिव में, ये वैल्यू हमारे पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट की होती है, ठीक है। ये हमारे पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट की होती है। इसके अलावा देखें, अगर आप पॉजिटिव तौर पे इससे आगे बढ़ गए हैं, जितनी भी वैल्यू यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ से पॉजिटिव साइड से, तो ये हमारे पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट में नहीं आएगा। एक और चक्कर लगा लिया, एक और, तो ये सारे प्रिंसिपल आर्गुमेंट में नहीं आएंगे। प्रिंसिपल आर्गुमेंट में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव के लिहाज से ये आएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो सिर्फ ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही चल रहा है, लेकिन यहाँ से जब आगे बढ़ेगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट से बाहर आ गया, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट के बाहर, ये सारे प्रिंसिपल आर्गुमेंट से बाहर है। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव का ये वाला हिस्सा और नेगेटिव का ये वाला हिस्सा प्रिंसिपल आर्गुमेंट में यही रहता है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट की, यानी कि जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है ना ये वाला, इसकी रेंज हमारे पास होती है, ये -π से बड़ा रहता है और +π से छोटा रहता है, ठीक हो गया। तो ये इसके दरमियान रेंज होती है, यानी कि इस इंटरवल में ही बिलोंग करता है, ठीक हो गया। अब ये बात भी, तो जब के की वैल्यू हम 0 पुट किया करेंगे ना, तो जो रूट हमारे पास आएगा उसको हम प्रिंसिपल रूट का नाम दिया करेंगे, ठीक हो गया। और अब ये देखें, हमारे पास 3 रूट्स निकल के आए थे, हमारे पास 3 रूट्स, कौन सी, एक हमारे पास ओमेगा 1 W1 हमारे पास, W0 जो कि सबसे पहला nth रूट था हमारे पास, प्रिंसिपल रूट था, वो हमारे पास ये वाला आया था। W1 की बात अगर हम करें तो ये हमारे पास -√3/2 प्लस हाफ एयोटा आया था, और W2 की अगर हम बात करें तो वो माइनस एयोटा आया था। अब अगर इसको हम कम्प्लेक्स प्लेन पर ड्रा करना चाहें, ये बड़ी मज़े की बात है, आप देखिएगा, इसको अगर हम कम्प्लेक्स प्लेन पर ड्रा करना चाहें ना, ये देखो कम्प्लेक्स प्लेन, यहाँ पे हमारे पास रियल एक्सिस है और यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है। अब ये क्या है, ये कहता है कि x में आपने इतना जाना है, y में आपने इतना जाना है,
ठीक है। तो जब हम x का मतलब कितना है, x में स्क्वायर रूट 3/2 जाएंगे, यानी कि स्क्वायर रूट 3 हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग होता है, उसका भी आधा कर लें तो तकरीबन यहाँ पे कहीं जाके बनेगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर रूट 3/2 बन जाएगा। अब कहता है 1/2 आपने y की तरफ जाना है। ठीक है, ये y की वैल्यू होती है y की 1/2, तो y की 1/2 हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है ना, ये 1/2, इसको अगर मैं 1 तस्वर कर लूँ तो ये 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये 1/2 आ गया। अब इनकी मदद से ये वाला पॉइंट बना, तो ये वाला हमारे पास पॉइंट जो है ना वो यहाँ पे कहीं आके बनेगा, यहाँ पे कहीं। ठीक है ना, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ले लेता हूँ 1/2, ये आ गया हमारे पास W0। अब इसी तरह इस W1 की बात करूँ तो ये माइनस में है सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। ठीक है, और y की वैल्यू वही रहेगी, तो ये तकरीबन रूट हमारे पास ये वाला बन जाएगा। ठीक है ना, ये वाला रूट बन गया तकरीबन, ये W1 रूट आ गया। ठीक है, यहाँ पे कहीं पर जाकर बनेगा। अब W3 की बात करें तो x 0 है, x यहाँ पे रहेगा, y की वैल्यू -1 है, तो ये -1 में इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास माइनस योटा आ गया, तो ये हमारे पास 3 रूट्स बन गए। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अब इनके दरमियान जो ये एंगल होगा ना ये सेम हुआ करेगा। ठीक है, इनके दरमियान जो एंगल है ना वो सेम हुआ करेगा। कितना हुआ करेगा, 2π/n। ठीक है, n की वैल्यू 3 थी, तो एंगल कितना आएगा तीनों के दरमियान, 2π/3, यानी कि 2π/3। 2π/3 अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 180/3, 3 6 बार 18, 6 2 बार 12, 120। ये देखिए, यहाँ से लेके 120 का एंगल, यहाँ से लेके 120 का एंगल, यहाँ से लेके 120 का एंगल, तो तीनों के दरमियान एंगल है सेम होता है। ठीक है, और अब एक मज़े की चीज़ जो कि मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, ये आगे हमारे पास इस तरह के रूट्स बने हैं ना, यानी कि ये देखें, एक रूट ये आ गया, एक रूट ये, और एक ये रूट आ गया। ये W0 है, ये W1 है, ये W2 है। ठीक है, और अगर इन तीनों के पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूँ ना ये वाले, ठीक है, तो हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगॉन बना करेगी। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब है कि हमारे पास ये वाली चीज़ बनी। ठीक है, ये एक ऐसे ट्राइंगल बनी है जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल है। ठीक है, इसको कहते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, तीनों एंगल्स आपस में इक्वल है। ठीक है, तो हमेशा जब भी आप रूट्स लेंगे उनके दरमियान एंगल सेम आया करेगा, वहाँ से रेगुलर ट्राइंगल बना करेगी। ठीक है, तो प्रिंसिपल है nth रूट के बारे में भी आपको बता दिया। तो सारी रीडिंग में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो आप पढ़िएगा। ठीक है, और ये वाला हमारे पास एंगल जो है ना ये π/6 होगा। ठीक है, कैसे, तो हम यहाँ से आर्गुमेंट निकाल सकते हैं, यानी कि tan इनवर्स y/x, तो यहाँ से हमारे पास π/6 निकल के आएगा। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 पे, एग्जाम्पल नंबर 2 पे, एग्जाम्पल नंबर 2 से भी पहले मैं आपको इस चीज़ का और थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर फ़र्ज़ किया मैंने z वैल्यू ली थी 1 + 0 योटा। ठीक है, और अब इसके मैं फोर्थ रूट फाइंड करना चाहता हूँ, तो कौन कौन से निकल के आए थे, मैंने कहा था ना आपको ये वाले निकल के आएंगे, यानी कि एक 1, एक -1 और एक योटा और एक माइनस योटा। तो इसको अगर मैं ड्रा करना चाहूँ तो देखें 1 का वैल्यू ये है कि x 1 पे होएगा, y होएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक आ जाएगा, एक -1 आ जाएगा, वो ये आ जाएगा, एक अयोटा आ जाएगा, वो अयोटा ये आ जाएगा, एक माइनस अयोटा यानी कि वो y में माइनस ये आ जाएगा। अब ये देखें, इनकी मदद से जो बनेगा ना वो भी एक रेगुलर पॉलीगॉन होंगी, यानी कि चारों साइडें आपस में इक्वल होंगी, और इनके दरमियान एंगल भी सेम होगा। ये 90 का एंगल, 90 का एंगल, 90 का एंगल, 90 का एंगल। ठीक हो गया, तो यहाँ से उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। ये हमारे पास एक रूट ये है, ये रूट है, ये रूट है, और ये वाला, ये -1 नहीं है लेकिन इमेजिनरी एक्सिस है ना, इस वजह से मैंने योटा लिखा हुआ है। अब देखें एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में कहता है वो z हमारे पास 1 + एयोटा है। ठीक है, इसके आपने फोर्थ रूट फाइंड करने हैं, यानी कि w⁴ = 1 z हमारे पास लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम फार्मूला पढ़ के आइए वाला, तो ये फार्मूला था r⁴ इसके ऊपर n, और यहाँ पे आ जाएगा cos θ + 2k π/n और प्लस एयोटा sin θ + 2k π/n। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या थीटा की वैल्यू और आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। आर की वैल्यू एक्स वाले का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, तो 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर रूट, हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इसकी जगह पे आ गया 2 का स्क्वायर रूट, और n की जगह पे हम कितना रखेंगे, n हमारे पास कितना है 4 है, तो 4 रखेंगे। कोस थीटा की हमारे पास वैल्यू चाहिए, तो थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको डिटेल से बता के आया हूँ। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू π/4 आएगी। ठीक है, तो 1/3 आती है ना, ये थीटा निकालना मुश्किल नहीं है। ठीक है, और प्लस आ जाएगा 2k पाई और डिवाइडेड बाय कितना आएगा 4 आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 4 है। ठीक है, और प्लस एयोटा साइन π/4 प्लस 2k पाई और डिवाइडेड में आ जाएगा 4। ठीक है, ये w के लिखा हुआ है। अब k की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक जाएगी। ठीक है, आप 1 से 4 तक भी ले सकते हैं, आप 2 से 5 तक भी ले सकते हैं, अपनी मर्जी, लेकिन हम 0 से लेंगे। 0 पुट किए तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 का फोर्थ रूट और यहाँ पे आ जाएगा कोस, जब ये 0 हो गया तो π/4 × 4 तो π/16 बच जाएगा।
ठीक है, और प्लस एओटा साइन, एंगल सेम होते हैं यहाँ भी, तो ये भी π/16 बच जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर पे तो अप्रोक्सीमेटली इसका इक्वल आंसर आएगा 1.1664 प्लस 0.2320 एओटा। ठीक हो गया। अब इसी तरह जब वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये 4th रूट ऑफ 2, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा कोस, वैल्यू 1 पुट की तो ये 2 पाई बन जाएगा, 2 पाई, 4 2 बार 8 और 1 9, 9 पाई, और बटे में 4 4 बार 16, ठीक है, और प्लस एओटा साइन 9π/16 आ जाएगा, और ये अप्रोक्सीमेटली आपस में इक्वल आएगा -0.2320 प्लस 1.1664 एओटा। ठीक है, तो ये बुक पे एग्जाम्पल सारी सोल्व है। ठीक है, जब आप ये वाला पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कोस, अब कितने 2 पुट की तो 2 2 बार 4 4 4 बार 16 और 1 17, 17π/4 4 बार 16 बन जाएगा 16, और प्लस एओटा साइन 17π/16। ठीक है, और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर पे ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्लस एओटा इसको आंसर को कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा -1.1664 और -0.2320 एओटा। जब आप के की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये 4th रूट ऑफ 2, और यहाँ पे आ जाएगा कोस, 3 पुट की 3 2 बार 6 6 4 बार 24 और 1 25, 25π/, और ये बटे में 4 और ये 4 4 4 बार 16, और प्लस एओटा साइन 25π/16 आ जाएगा हमारे पास। ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.2320 और -1.1664 एओटा। तो मैं एक आपको कैलकुलेट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को पता भी चल सके ना कि कैलकुलेटर पे हमने इसको कैसे करना है। बस 1 मिनट मैं कैलकुलेटर ऑन कर लूँ, सिर्फ 1 मिनट। एक मिनट, पहले हम जो 2 है ना इसका 4th रूट फाइंड कर लेते हैं, यानी कि हम पहले 2 की पावर ले लेते हैं 1/4। 2 की पावर कितनी ले लेते हैं 1/4। ये हमने 2 की पावर 1/4 ले ली तो हमारे पास आंसर आया 1.18, यानी कि ये हमारे पास इक्वल आ गया 1.1891121। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। अब हम देखें तो अब हम ये एंड वाले को सोल्व कर लेते हैं, 25π/16, तो कोस 25π/16, तो ये हमारे पास आंसर कितना आ गया 0.19, और 0.19 के साथ जो मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा कितना 1.18, ये था ना, बल्कि यही लिख देता हूँ 2 raised to power 1/4, तो आंसर कितना आ गया 0.23, तो ये लिखा हुआ है। अब इस वाले को कैलकुलेट करता हूँ, यानी कि अब साइन आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, साइन वाले को उस साइड पे लिख लेता हूँ, ठीक है, बल्कि इधर ही लिख लेते हैं साइन वाला, तो आ जाएगा अब साइन 25π/16, 25π/16। जब इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो देखा आंसर आया -1.1664। ठीक है, तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा ना, क्योंकि 6 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखें आंसर सेम है। इस तरह आप कैलकुलेटर के ज़रिए इसको कर सकते हैं। आगे बुक पे इसकी डायग्राम भी बनी हुई है, तो मैं आपको बता दूं कि इसके जो आप रूट्स का ग्राफ बनाएंगे ना, इसके रूट्स का ग्राफ तो यहाँ पे बना लेता हूँ, तो वो हमारे पास W0 यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है, और W1 जो है वो यहाँ पे कहीं आएगा, और W2 जो है हमारे पास यहाँ पे कहीं पे आएगा, ठीक है, और W3 और W4 जो है वो यहाँ पे कहीं पे आएगा, W4। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखें तो इनके दरमियान एंगल सभी का सेम होगा। एंगल कितना होगा 2π/ कितनी 4 रूट्स फाइंड किए हैं, तो ये 2 ज़रबे 180 कितना होता है, ये 180/4, तो 2 2 बार 4 2 90 बार, तो 90 का एंगल आएगा। वैसे भी यहाँ पे काट लें तो π/2 बचता है, तो इनके दरमियान ये एंगल 90 का, ये एंगल 90 का, ये एंगल 90 का और ये एंगल 90 का। ठीक है, और अब ये जो पॉइंट्स आए हैं, पॉइंट्स, एक पॉइंट यहाँ पे आया है, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, इनको मिलाएं तो देखें ये हमारे पास रेगुलर पॉलीगॉन बनती है, यानी कि एक ऐसा स्क्वायर बनेगा जिसकी चारों साइडें इक्वल होंगी। अब इसके अलावा एक और मज़े की बात जो कि मुझे भी याद आई थी और दोबारा मैं भूल गया हूँ शायद, हाँ,
ये ना एक सर्कल के लॉन्ग आएंगे, यानी कि ये वाली चीज़, यानी कि इनकी लेंथ जो है ना सभी की सेम हुआ करेगी, लेंथ सभी की सेम होगी, ठीक है। यानी कि ये इस रेडियस का एक सर्कल आ जाएगा, लेंथ सभी की जो है ना वो सेम होगी। और ये लेंथ किसके इक्वल होती है, मोड के इक्वल होती है, ठीक है ना। आपको पता है कि ये 01 का मोड यानी कि W0 का मोड, W1 का मोड, W2 का मोड और W3 का मोड सारे आपस में इक्वल आएंगे, ठीक है। और ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करते होते हैं, यानी कि सर्कल ये बनाएंगे ना तो वहाँ पे सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जिसका मॉडुलस जो है वो सेम आता है। तो ये 4 पॉइंट सर्कल्स पे आए हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर हम इसकी बात कर लें तो ये भी सर्कल पे ही आएंगे, यानी कि एक सर्कल बनेगा एक जिस तरह ये वाला, ठीक है ना, सर्कल जो हमने 3 वाला बनाया था। और क्या बताने लगा था मैं, हाँ जी, ये देखें। और इसका मॉडल एक्स वाले का स्क्वायर ले लें प्लस वाई वाले का स्क्वायर ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, आंसर सेम आएगा। एक्स स्क्वायर वाले प्लस वाई स्क्वायर वाले का आंसर इसके ही सेम आएगा, ठीक है ना। यानी कि इन सभी की जो मॉडुलस होगा इन सभी की लेंथ आपस में इक्वल आएगी। अब हमारे पास ना कंपैरिजन विद रियल एनालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे आ गया है। अगर फ़र्ज़ किया है मैं ले लेता हूँ एक रियल नंबर, क्या रियल नंबर ले लेता हूँ 3 बिलोंग करता है रियल नंबर्स में से, 3 नहीं ले लेता हूँ मैं 1 ले लिया, रियल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है। मैं कहूँ कि 1 का अगर मैं 4th रूट लेना चाहूँ, ठीक है, 1 का 4th रूट, तो हमारे पास 4 आंसर निकल के आते हैं। कौन से, 1 -1 एयोटा और माइनस एयोटा। अब लिया मैंने रियल नंबर में सा, रियल नंबर का अगर हम रूट लें तो वो कम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है, यानी कि ये क्लियर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता अंडर रूट, ठीक है। ये क्लोज्ड नहीं है, क्लियर प्रॉपर्टी को होल्ड, क्लियर प्रॉपर्टी कहते हैं जो क्लोज हो, यानी कि दोबारा आंसर इसी में से आए। तो ये रियल नंबर में से लिया था, दोबारा आंसर कम्प्लेक्स नंबर में से आ रहा है, रियल से नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम बात करें कोई भी जी की जो कि बिलोंग करता है कम्प्लेक्स नंबर में से, तो इसका अगर हम रूट लेंगे यानी कि जी की पावर 1 कुछ भी लेंगे तो हमारे पास जो भी आंसर आएंगे वो दोबारा कम्प्लेक्स नंबर में से आएंगे। अब ये देखिए 1 है ना, 1 को 1 + 0 एयोटा भी लिख सकते हैं, ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसका भी आंसर कम्प्लेक्स नंबर में से आया। तो ये हमारे पास क्लियर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ठीक है। कम्प्लेक्स में क्लियर प्रॉपर्टी होती है, इसमें नहीं होती। अब इसके बाद दूसरा उन्होंने कहा है कि जियोमेट्रिकली ओरिजिन सभी का सेम होता है, यानी कि ये हमारे पास रेगुलर पॉलीगॉन बनाता है। ये मैंने आप लोग को बना दिखा दिया। कोई भी रूट लें उनके दरमियान डिस्टेंस सेम आएगा। फ़र्ज़ किया एक ये आ गया है, एक ये आ गया है, एक ये, ठीक है। ये भी एक कोई कम्प्लेक्स नंबर रहेगा जिसके 4 रूट्स आएंगे। तो इस पे भी हमारे पास देखें कि इन पॉइंट्स को अगर आप मिलाएंगे ना तो एक रेगुलर पॉलीगॉन बना करेंगे। पॉलीगॉन यानी कि पेंटागॉन बन सकती है 5 रूट से, ठीक है, जिसकी 5 साइडें बराबर होंगी, एंगल सारे बराबर होंगे। हेक्सागोन बन सकती है, ठीक है, कुछ भी इस तरह के 6 वाली 7 वाली साइड वाली बनेगी। अब एट द एंड लास्ट पर उन्होंने एक पॉइंट नंबर 3 लिखा है कि व्हेन m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स, m और n में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि इसको हम कट नहीं कर सकते। होता है ना 10/5 लिख दिया तो कॉमन फैक्टर इनमें क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। तो कहता है कि इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि इनको कट नहीं कर सकते। कहता है अगर ये वाली चीज़ है ना तो फिर हमारे पास जो है वो जी की पावर 1/n की पावर m इक्वल हुआ करेगा जी की पावर m/n, और ये इक्वल हुआ करेगा जी की पावर m की पावर 1/n, यानी कि इसको बाहर भी निकाल सकते हैं इस तरह। कहता है इसके लिए हम एक्सरसाइज 1.4 का प्रॉब्लम नंबर 25-26 देखेंगे, ठीक है। तो ये रैशनल पावर को कहता है इस तरह हम डिफाइन करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट अब हम एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करेंगे। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हुआ इन चीज़ों में तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।